सो हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। मैं सर डीपी आज बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास आया हूं सर। आइल्स के ऊपर तो आपने मुझे बहुत बार नॉलेजेबल वीडियोस बनाते देखा होगा, बट आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं वीज़ा से रिलेटेड लेके आया हूं और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ सर। बिकॉज काफ़ी बच्चों को शायद ये नहीं पता, लेकिन कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी हमारी वीज़ा एनरोलमेंट्स हैं यहाँ पे और धीरे धीरे मैं वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसमें रिसेंटली हमने 3 वीज़ास अपने अम्बाला ब्रांच से लिए हैं। जलंधर ब्रांच से तो हमारे 3000 प्लस वीज़ास आज तक रिलीज हो चुके हैं और जो 3 वीज़ास हैं उनकी प्रोफाइल क्या है सर वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। बट आज का जो मेरा मेन वीडियो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप ऑफ रिफ्यूज़ल। आज मैं यहाँ पे आया हूँ सर आप सबके साथ एक नॉलेजेबल वीडियो को लेके जिसका मेन कॉन्सेप्ट है सर रीजंस फॉर रिफ्यूजल्स। जो इस वीडियो का हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो रीजन फॉर रिफ्यूजल्स रहेगा। मेरे पास कुछ हाथ में सर रिफ्यूजल लेटर्स भी हैं जिनको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि किस रीजन से यहाँ पे रिफ्यूज हो जाता है बच्चे का एक केस। जैसे मेरे पास जो रिफ्यूजल लेटर्स हैं सर इसमें एक बहुत कॉमन एक रीजन आता है जो सब सेक्शन 216(1) के तहत आता है। दैट इज जब एक वीजा ऑफिसर ये लिखता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। अलॉन्ग साइड इसमें एक रीजन होता है सर कि आपकी क्वालिफिकेशन, प्रीवियस स्टडीज, मिसिंग मार्कशीट, एकेडमिक रिकॉर्ड, लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लैंग्वेज एबिलिटीज, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड प्लान्स, प्रेजेंट प्लान या फ्यूचर प्लान, पर्सनल प्लान्स भी आप कह सकते हो, वो चीज़ें इसमें जस्टिफाई नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताता हूँ। पहले कुछ मैं आपको आप कह सकते हो कि एक टफ टर्म्स के साथ स्टार्ट करता हूं। बिकॉज मेरे हिसाब से सर रिफ्यूजल्स के 2 रीजंस होते हैं। एक होता है सर टेक्निकल रीजन, एक होता है सर नॉन टेक्निकल रीजन। नाउ टेक्निकल रीजन वो होता है जहां पे कहीं ना कहीं अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइल लॉन्च कर रहा हूं तो वो मेरा फॉल्ट होगा, वो टेक्निकल रीजन हो जाता है। एक नॉन टेक्निकल रीजन क्या होता है सर, जब हम बच्चे को गाइड करते हैं कि यार ये चीज़ें आपकी डिमांड ऑफ द कोर्स या आपका जो बैंड स्कोर है वो इससे कोरिलेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बच्चा नहीं सुनता। वो कहता है यार सर देखा जाएगा, आप मेरी फाइल अप्लाई कर दीजिए, आप जो है ना मेरा फाइल लॉन्च कर दीजिए, कहीं ना कहीं मेरा वीज़ा आ जाएगा। ये फिर नॉन टेक्निकल रीज़न होता है सर, इसमें कोई भी एजेंट कुछ नहीं कर सकता। और जितने मेरे स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं सर, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, कभी भी किसी वीज़ा एजेंट के पास जाके ये मत बोलो कि जी मुझे कहीं भी भेज दो। बहुत खराब लाइन होती है सर ये, मुझे कहीं भी भेज दो। जहां आप लोगों ने लाइन बोली कि मुझे कहीं भी भेज दो, सामने वाला तो पैसा लेने के लिए बैठा है और आपको शायद ये चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन वो कहीं भी भेजने के नाम पे आपसे कितना पैसा ले लेगा ये आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। और ऐसे चंद लोगों की वजह से ये एक पवित्र इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं वो आज के टाइम पे पॉल्यूटेड हो चुकी है सर। आज के टाइम पे लोग कबूतरबाज कहते हैं, कोई कुछ कहता है, किसी से आप पूछ लो कि सर मैं बाहर इमिग्रेशन का काम करता हूं तो उनका स्टेटमेंट सामने से आता है, चाहे उसका 10 साल का गैप होगा, कहेगा जी मेरे को भेज दो। चाहे उसने 12th जो है सर 2010 में की होगी, वो कहेगा जी मुझे भेज दो। जब हम कहते हैं जी ऐसा नहीं होता, आपको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जी फलाने बंदे ने तो फलाने को भेज दिया था, उसने तो जी उसको भेज दिया था, इस चक्करों में ही हम उलझे पड़े हैं सर। ऐसे आज के टाइम पे अगर आप ऐसी इनसेंसिबल बातें करेंगे आप जो जिसका कोई सेंस नहीं है तो उसका फिर कोई पर्पस नहीं होता। इसमें कोई भी एजेंट किसी की भी मदद नहीं कर सकता। जैसे टाइप ऑफ रिफ्यूजल्स और रीजन फॉर रिफ्यूजल्स में जब हम आते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है फाइनेंशियल एबिलिटी। फाइनेंशियल एबिलिटी क्या होता है, जब आप अपना सोर्सेस ऑफ मनी को नहीं दिखा पाते सर। सोर्सेस ऑफ मनी क्या होता है सर, इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक टेक्निकल टर्म बताता हूं जो यहाँ रिफ्यूजल लेटर पे लिखी हुई है, दैट इज लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें आपके फैमिली की एस्टेब्लिशमेंट चेक होती है कि आपके फैमिली फाइनेंशियली एंड सोशली कितनी सेटल्ड है। आई रिपीट, फाइनेंशियली एंड सोशली कितनी सेटल्ड है वो। आपके घर में कौन कौन है सर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ब्रदर सिस्टर हैं, क्या वो मैरिड हैं? मैरिड है तो कहाँ पे मैरिड है सर? क्या जो आप बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं कहीं पे भी आपकी जो फैमिली बिजनेस कर रही है वो कितने ज्यादा सेटल्ड है, उसका स्कोप क्या है सर? आप अपने इनकम कहां से जनरेट कर सकते हैं। बहुत बच्चे का रिफ्यूजल लेटर में लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है जब वो ये नहीं जस्टिफाई कर पाते कि मेरी फैमिली के भी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर। बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अपना प्लान तो लिखा लेकिन फैमिली के फ्यूचर प्लान्स वहां पे मिसिंग होते हैं। हम कई बार क्या शो करते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एसओपी से उठाता हूं। हालांकि एसओपी के ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। बच्चा लिखता है कि माय फादर इज वर्किंग हैज वर्कड
माय फादर हैज वर्कड इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या अभी नाउ इज अ रिटायर्ड पर्सन, आपने क्या लिख दिया, वो रिटायर्ड है। लेकिन माय डियर आपने जहां लिख दिया रिटायर्ड है, एसओपी में आपने एक चीज शो कर दी कि मेरे फादर साहब तो मेरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जॉब कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को सर कहां पे मीट कर रहे हो? रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि आपने फैमिली को ये दिखा दिया, आपने सॉरी वीजा ऑफिसर को ये दिखा दिया कि मैं जो हूं सर, मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है। एक चीज हमेशा फाइल लॉन्च करते हुए हमने एसओपी में ध्यान रखनी होती है, जब आपने ये दिखाना है कि मैं फैमिली पे डिपेंडेंट हूं, ना कि मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है। बहुत बच्चे अपनी एसओपी में ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं सर, जहां पे वो ये दिखा देते हैं कि मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, ना कि मैं फैमिली पे डिपेंडेंट हूं। बाहर जाने के लिए जब आप फाइनेंशियल दिखाते हैं, फाइनेंशियल एबिलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था सर, आपने जीआईसी भर दी, आपने फीस भर दी, आपने जीआईसी और फीस भरने के बाद आगे नेक्स्ट ईयर की फीस आपने कहाँ शो करी सर? आप एसओपी में तो ये लिख रहे हो कि मेरे फादर साहब रिटायर हो गए, कहीं ना कहीं हमने ये शो कर दिया कि जितनी सेविंग थी भैया वो तो उन्होंने सब लगा दी यहाँ पे उठा के। अब ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो बच्चा अपनी फाइल के अंदर कर रहा होता है। अब होता क्या है सर, आपको नेक्स्ट ईयर की इनकम भी वहां पे दिखानी होती है, आपको शो करना होता है। उसके लिए आप क्या शो कर सकते हो? आप आईटीआरस दिखा सकते हो सर यहाँ पे। अगर आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, आप किसान जो है आपके फादर हैं वो किसान हैं, तो फॉर्म जे इशू किया जाता है सर, एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है ये शो करने के लिए। तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हो ना। तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट का एक बहुत अच्छी बात ये होती है माय डियर इसके अंदर, कि इसके अंदर जो तहसीलदार है, जब आप ये इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाते हो अपना, तो जो आप ठेके पे जमीन है आपके पास, जो ठेके पे उसको भी वो आपकी प्रॉपर्टी में शो कर देता है, जिसके चलते ना आपके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सीए असेसमेंट करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सर फाइल के अंदर। मेरे पास आज के टाइम पे जितनी एसडीएस फाइल्स लॉन्च हो रखी हैं, लगभग अगर मैं कहूँ तो 50 से 100 के आसपास का रेशो है हमारे पास, जो मई और सितंबर इनटेक में लॉन्च हो रहा है। हर एक बच्चे की हमने सीए असेसमेंट करवाई है, हर एक बच्चे से हमने आईटीआरस मंगवाई हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम आईटीआरस और सीए असेसमेंट नहीं करवाएं, जबकि एसडीएस कैटेगरी के अंदर है माय डियर, ये हमें लगता है कि शायद नॉन एसडीएस के अंदर ही आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं। नहीं, आपको एसडीएस कैटेगरी के अंदर भी फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हूं। आई रिपीट, आपने ये दिखाना है मैं उन पे डिपेंडेंट हूं भैया, मेरे को वो पैसा देंगे, ना कि आप ये दिखाओ मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं बाहर जाके पैसा भेजूंगा। क्योंकि आपने एक चीज ध्यान रखना है, हम स्टडी वीजा पे बाहर जा रहे हैं, वर्क वीजा पे नहीं जा रहे। ये एक स्टूडेंट भूल जाता है कि मैं स्टडी वीजा पे बाहर हूं, उसे लगता है कि भैया मैं वर्क वीजा पे बाहर जा रहा हूं, 1 साल की मैंने पेमेंट ले लिया। ऐसे आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि आपके 2 से 3 साल के पढ़ाई का खर्चा लगभग कुछ नहीं तो 30-40 लाख के आसपास बैठ जाता है। रीजन मीन 16-17 लाख तो आपके यहाँ से जाने में लग जाते हैं। फ्लाइट का खर्चा अलग है सर, इसके अंदर शॉपिंग आप करते हैं वो अलग है, आप वहां रहेंगे, आप वहां पे फीस निकालेंगे वो अलग है सर। कहीं होगा 3 ईयर कोर्स होता है, उसकी फीस निकालनी अलग होती है। तो आपको उतनी ही स्ट्रॉन्ग अपने पीछे से फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं। और यही जैसे अभी मैंने कहा लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी आप समझ गए होंगे, जब बच्चा एसओपी में शो नहीं कर पाता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर। कुछ टाइम पहले हमने एक बच्चे का यहाँ पे वीज़ा लिया, उसी के अंदर तो उसका प्रोफाइल क्या थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हमने उसके प्रोफाइल में क्या चेंजेस करे। बेसिकली उस बच्चे ने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर डिप्लोमा लिया हुआ था। उसके बाद आइल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 6.5 विद नॉट लेस देन 6 उसका वहाँ पे स्कोर था, लेकिन उसकी रिजेक्शन आ रखी थी। तो जब उसकी रिजेक्शन आई, मैंने पूछा रिजेक्शन क्यों आया आपकी? कहता सर मेरा ना कोर्स इरेलेवेंट था, बट कोर्स उसका टेक्निकल कोर्स था, कंप्यूटर से रिलेटेड था ना। कंप्यूटर में भी 100 टाइप के कोर्सेस होते हैं माय डियर, तो हमें सब्जेक्ट देख के बच्चे को कोर्स अलॉट करना होता है कि कौन से कोर्स में उसमें आएगा। कंप्यूटर में बात करूँ तो 100 टाइप के कोर्सेज कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। तो जब मैंने उसकी एसओपी पढ़ी, मैंने कहा आप मुझे एक बार एसओपी पढ़ाओ। तो उसकी एसओपी में क्या लिखा हुआ था कि फादर साहब रिटायर हो चुके हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, बहन जो है सर वो पैरालाइज है, इसलिए बच्चा बाहर जा रहा है ना। इस एसओपी में बच्चे को हमने बेबस शो किया हुआ है, हमने नहीं, जिसने बनाई थी सॉरी, उन्होंने बेबस शो किया बच्चे को। उन्होंने ये दिखाया कि बाहर इसलिए जा रहा है ताकि कमा सके, ना कि बाहर इसलिए जा रहा है कि ये पढ़ सके। उसी के एसओपी को सर फिर हमने चेंज किया, क्योंकि बाकी सब उसका अच्छा था। फाइनेंशियल्स वगैरह में उसके आईटीआरस वगैरह हमने लगवाए उसके फादर साहब की। और जब हमने उस बच्चे के दोबारा फाइनेंशियल्स के ऊपर वर्कआउट किया तो सी असेसमेंट भी हमने उसके ऊपर करवाई। फिर जब मैंने उसे डिटेल में पूछा कि आप बताओ कि फादर साहब क्या करते हैं, वो कहता है सर वो मेरे फादर साहब जो हैं अब वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो हमने एसओपी में चेंज करा कि गवर्नमेंट सर्वेंट से वहां से रिटायर हुए, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन आ रही है, प्लस अभी ये एक फैक्ट्री के अंदर एज अ मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी आपने सर फाइनेंशियल सोर्स अच्छा दिखाया। इनके जो मदर हैं
वो बेसिकली हाउसवाइफ है, और जो उनके सिस्टर हैं, अब उनके सिस्टर जो है सर वो आई थिंक MA BEd इन इंग्लिश थे, वो MA इंग्लिश थे। तो हमने ये शो करा कि इनकी जो सिस्टर है MA इंग्लिश है, इंडिया में जॉब जो है वो अपना कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज उनकी जो सिस्टर है उन्हें जॉब आई थिंक गवर्नमेंट कोटे से लग चुकी थी। तो हमने लिखा कि उनकी जॉब जो है गवर्नमेंट कोटे से भी बहुत जल्दी लगने वाली है, और वो इसको मोटिवेट करती हैं कि आप बाहर जाओ, बाहर से स्टडी करके आओ और अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि फादर साहब डिफेंस में थे। नाउ SOP तो सर हमने यहाँ भी चेंज करी पूरी, हमने यहाँ बेबस नहीं दिखाया उसे, हमने कैंडिडेट को यहाँ पे स्ट्रांग दिखाया, और ये भी दिखाया कि बच्चे का टेक्निकल इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के अंदर अपनी जो है डिग्री, अपना जो डिप्लोमा है वो परस्यू किया है। तो ये एक ही प्रोफाइल थी सर, चेंजेस कुछ नहीं थे, लेकिन आपकी SOP रिप्रेजेंटेशन तो बहुत बड़ी चीज होती है। रिसेंटली मैंने SOP की मैं बात कर रहा हूं सर यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली हमने एक वीजा लिया जिसमें हमने BTech प्लस MBA कोर्स दिया है बच्चे को। तो जब हम उस बच्चे को MBA कोर्स दे रहे थे तो मैंने एक्चुअली पूछा आपका इंटरेस्ट किसमें, कहते सर मैंने ना टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना, मुझे मैनेजमेंट में डाल दो, MBA में डाल दो। तो जब मैंने उन्हें BTech प्लस MBA कोर्स के बारे में बताया तो वो काफी घबरा रहे थे, वो कहते सर रिस्क रहेगा। तो मैंने कहा रिस्क नहीं है, अगर आप किसी चीज को SOP में जस्टिफाई करते हो तो वो रिस्क नहीं होता। तो उनके फाइनेंशियल्स हमने बड़े अच्छे से SOP के अंदर शो करे। उनके फादर साहब पुलिस में, देखो SOP में एक बहुत बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, मैं SOP पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। उसमें हम आज तक का लिख के छोड़ देते हैं, हम कभी भी फैमिली का फ्यूचर का लिख के नहीं छोड़ते। जैसे बच्चे क्या लिखता है जी, मेरे माय फादर इज बेसिकली इन दिस वन इंडियन पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस, हम इतना लिख के छोड़ते हैं। सर आपने ये तो लिखा है नहीं सर्विस कितनी पेंडिंग है उसकी, हम ये तक लिखते हैं कि सर्विस जी उनकी आगे 4 साल की सर्विस और पेंडिंग है। इससे ना आप अपने फाइनेंशियल शो करते हो, आप अपने फाइनेंशियल्स दिखा रहे हो कि भैया 4 साल और मेरे पापा है मेरे पास, वो मुझे पैसा दे देंगे, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपके रिफ्यूजल लेटर, पहली बात तो वीजा रिफ्यूज नहीं होगा आपका, और कम से कम उस पर ये लिखा नहीं आएगा दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार आप यहाँ चीजें शो नहीं कर पा रहे। आपकी SOP बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर। हमने अभी रिसेंटली BTech प्लस MBA वैंकूवर के अंदर 6 महीने की फीस के साथ वीजा लिया है सर, आई रिपीट 6 मंथ ऑफ फीस के साथ वैंकूवर में हमने वीजा लिया है उस लड़की का। उसकी SOP के अंदर अलग से हमने एक लाइन बनाई थी, वाई MBA आफ्टर BTech, अलग से एक लाइन थी वाई MBA आफ्टर BTech। तो पूरा जस्टिफाई किया कि अभी मैंने टेक्निकल स्किल्स ले ली हैं, अभी मेरा प्लान है कि मैं मैनेजरल स्किल्स को जो है गेन कर सकूं, सो दैट मैं अपने कंट्री में आके स्टार्टअप करना चाहती हूं। बिकॉज आज के टाइम पे गवर्नमेंट स्टार्टअप को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है सर यहाँ पे। तो ये पूरा गेम SOP का था। 90% में बच्चों की SOP पढ़ता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे जो कहीं और से फाइल लगाते हैं, और मेरे से जब SOP चेक करवाते हैं तो इररिलेवेंट रीजंस होते हैं उसके अंदर। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे पास जर्मनी का एक स्टूडेंट वीज़ा था, तो वो कहीं से आया मेरे पास, एक्चुअली मेरे पास नहीं था, कहीं और से वो फाइल लगवा रहा था अपनी। तो वो जब मेरे पास जर्मनी की SOP लेके आया तो उसमें लिखा हुआ है व्हाई यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी। नीचे 4-5 लाइनों में तो ये लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ का फेस्टिवल बहुत अच्छा है, मेरे को वहाँ जाके ना फेस्टिवल देखना है, फेस्टिवल को एंजॉय करना है। माय डियर, आप फेस्टिवल, आप टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जा रहे, आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो। आपने जर्मनी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कहाँ बताया? आपने जर्मनी के अंदर अच्छी अच्छी जो हमारी बॉश कंपनी है सर, वहाँ पे ऑडी कंपनी है, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी टॉप क्लास की कंपनी उसके अंदर है, जर्मनी के अंदर, आपने वो शो ही नहीं करा। और उसकी SOP को सर हमने दोबारा चेंज करा, जबकि वो फाइल मेरे पास नहीं थी। SOP को उसको चेंज करा और उसका वीजा था सर। तो बाद में वो आया तो थैंक यू भी इस चीज को बोल गया था कि सर आपकी SOP की वजह से मेरा वीजा है, वरना वो रिजेक्ट होता। तो SOP बहुत बड़ी चीज होती है सर इसके अंदर। सो आई होप आपको दो चीजें मेरी पता चली होंगी, जिसमें फाइनेंशियल एबिलिटी और लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैंने बताया। इसके साथ इन्हीं पॉइंट्स के अंदर मैंने आपका पर्सनल प्लान्स और फ्यूचर प्लान, फैमिली के और आपके दोनों जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। बच्चा अपना फ्यूचर प्लान नहीं लिखता उसमें। अब हर चीज के लिए सर आपको एजेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा हूं। यहाँ पे हम हर चीज के लिए ना एजेंट पे डिपेंड है। सर मेरे SOP में आप लिख देना, मेरे SOP में ये कर देना। अच्छा, मैक्सिमम बहुत जगह क्या करते हैं, नाम चेंज करा कॉपी पेस्ट, नाम चेंज करा कॉपी पेस्ट, बच्चे की प्रोफाइल उठाई डाल दी। ऐसे काम नहीं चलता माय डियर, हमारा वो काम नहीं है। एक एक SOP पे मेरी टीम डेडिकेटली बैठती है, मैं खुद उसके ऊपर बैठ के SOP को चेक करके बच्चे की फाइल जो है हम लॉन्च करते हैं। कई बार हमारे पास बहुत वीक प्रोफाइल्स भी आती हैं। वीक प्रोफाइल होते हैं सर जब परसेंटेज बहुत लो होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि हो सकता है सर फॉर एग्जांपल लेस देन 60% एकेडमिक में है, लेकिन IELTS आपने अच्छे नंबर से स्कोर कर रखे, एक वीक प्रोफाइल होती है ये। तो जब हम उन्हें बोलते हैं कि यार हम ट्राई कर सकते हैं, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि जी वीजा की हम गारंटी दे देंगे, अनटिल अनलेस
वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं होती। अच्छा, कई बार प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग और वीक हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है कि हम क्या प्रेजेंट करते हैं। एसओपी के अंदर हमें हर वो चीज़ नहीं लिखनी होती जो इररिलेवेंट भी होती है। कई बार एसओपी के अंदर हम सारा कुछ लिख देते हैं कि जी मैं इस टाइम तक ये कर रहा था, इस टाइम तक मैं ये करता रहा, और हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि क्या है। कुछ चीज़ें आपको एसओपी में छुपानी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको एसओपी में हाईलाइट करनी होती हैं कि ये मेरे में बेस्ट पार्ट है, मेरे अंदर एक काबिलियत है। अगर आपका एक एसओपी सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर रहा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता सर। एसओपी इज लाइक रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे होता है सर। वो जितना अच्छा आपका रेज्यूमे होगा उतना अच्छा आपके फाइल के आने के एक्सेप्टेंस के वीजा के चांसेस होते हैं। तो ऐसे एसओपी के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हम उन्हें हमेशा क्लियर बताते हैं कि सर 50-50% चांस है, मेहनत पूरी करेंगे बट रिजेक्शन आ सकती है। तो कहते हैं जी चलो सर ठीक है कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट करके देखो, अगर निकलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं निकला तो हम अपनी आइल्स को रिपीट करेंगे। अच्छा, कई बार एकेडमिक लो होते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं इसका एक ही इलाज है, वो ये है कि आप आगे वाली स्टडी के अंदर अपने एकेडमिक्स को इंप्रूव कर लो। बट बहुत जगह क्या होता है सर, बच्चे का 5.5 बैंड आए होते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये जो हमारा नेक्स्ट रिफ्यूजल वाला पॉइंट है इसे हम लैंग्वेज एबिलिटी बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो लिखा आता है कई बार, लैंग्वेज एबिलिटी इसको कहा जाता है। लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी एक बच्चे का छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास कुछ दिन पहले साउथ से कॉल आया, मेरी बीटेक साउथ से थी तो मेरे काफ़ी फ्रेंड साउथ से हैं, तो एक पेरेंट से उनका कॉल आया कि बेटा मेरी फाइल का जो है ना सर रिजेक्शन हो चुकी है एक बार कनाडा से। तो मैंने उनसे पूछा कि सर रिजेक्शन क्यों हुई है उनकी कनाडा से, रीज़न क्या था इसके पीछे। कहते हैं हमने सब कुछ किया, मैंने ITR भी दी, फाइनेंशियल्स भी दिखा, सारा कुछ था। तो मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि यार क्या रीज़न था। मैंने पूछा आपके बैंड स्कोर कितने थे आपकी बेटी के। उन्होंने कहा जी गुड़िया का एक में 5.5 था। नाउ 5.5 आपकी लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर देता है सर। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है रिफ्यूजल का। लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप 5.5 के साथ मास्टर्स को परस्यू नहीं कर सकते सर। अब वो लड़की मास्टर्स को परस्यू करने का सोच रहे हैं, अगर आप 5.5 के साथ MBA प्रोग्राम को परस्यू करने का सोच रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं सर मास्टर्स में रिफ्यूजल के चांसेस हैं। उनकी डॉटर के रिफ्यूजल के चांस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही था 5.5। तो मैंने उनसे जब कहा कि इसका एक बहुत सिंपल सा इलाज है सर, वो ये है कि आप अपनी डॉटर को बोलो आइल्स रिपीट करे। जब तक वो आइल्स रिपीट करके 6 नॉट लेस देन 6, हालांकि ये खाली SGS के लिए होता है, कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, कई कोर्सेज की रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा भी होती है। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट उन्हें 6.5 नॉट लेस देन 6 आप रिकमेंड करें, तब हम मास्टर प्रोग्राम का सोच सकते हैं। बट नहीं कहते, मेरे को एजेंट ने कहा है दोबारा अप्लाई करेंगे वीजा आएगा। अब वो चीजें नहीं मानते सर, दोबारा अगेन रिफ्यूजल थी उनकी। अब हो क्या रखा है, थर्ड टाइम वो मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार वो ऑलरेडी मिसगाइड हो चुके हैं कहीं ना कहीं से। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सर, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब होता है आपका स्कोर कम था। 5.5 पे कई बार बच्चे मुझे क्या बोलते हैं जी ऑफर लेटर आ जाएगा। बेटा ऑफर लेटर जो आ रहा है वो कॉलेज दे रहा है, वीजा कॉलेज नहीं देता कभी भी, वीजा एम्बेसी देती है। ये चीज बच्चों को कभी नहीं पता होती, वो इस चीज को कभी भी नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि कॉलेज उन्हें वीजा देगा अगर ऑफर लेटर आ गया तो। ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है सर हमारा, जिसमें हम कहीं ना कहीं फंसते चले जाते हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि सर हर एक बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए काम नहीं करता। मैक्सिमम इसमें अगर आप देखो हर जगह दुकानें खोल के बैठे हुए, एंड दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर इनकम, उन्हें पैसों से मतलब है। आपके रिफ्यूजल में, आप कुछ दिन पहले मेरे को एक बच्चा मिला, कनाडा रिफ्यूजल था, कहता जी 1.5 लाख रुपए मेरे आज के टाइम पे सामने से खा चुका है बंदा। मैंने पूछा 1.5 लाख रुपए क्यों खा चुका है, कहता जी फीस कट के आती है। 1.5 लाख रुपए फीस कट के आ रही है तो उसके पास पीछे बचा क्या सर, 1.5 लाख रुपए का वो नुकसान वहां पे उठा चुका है। इसके साथ आगे के प्लान्स पे चलते हैं सर। पर्पस ऑफ विजिट जब कई बार लिखा होता है तो इसमें क्या होता है, देखो आपके ना कई बार सर जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स मीट नहीं होता। अब जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके लेस देन 50 है, 40 नंबर है मेरे साइंस के अंदर, लेकिन मैं ऑप्ट करना चाह रहा हूं सर इंजीनियरिंग को, तो आप सर जनरल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। बिकॉज एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीवियस स्टडी और प्रपोज्ड स्टडी का लिंक होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस स्टडी और प्रपोज्ड स्टडी, प्रपोज स्टडी होता है जो आप आगे ऑप्ट करना चाह रहे हैं, प्रीवियस स्टडी होता है सर जो आपने पीछे करा है। जब तक इन दोनों का लिंक आपस में नहीं होगा, रिजेक्शन के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसके साथ साथ सर जैसे मैं लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर बात कर रहा था, सॉरी मैं वो पॉइंट बीच में बढ़ के आगे चला गया कि 5.5 के साथ था, दोबारा रिफ्यूजल था। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कुछ प्रोफेशंस कनाडा के अंदर ऐसे होते हैं सर जिनकी रिक्वायरमेंट 7 बैंड होती है। जैसे डॉक्टर्स प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, नर्सिंग की लाइन आप कह सकते हो,
टीचिंग के लाइन में टीचर्स हुए सर हमारे पास, इनका जो रिक्वायरमेंट होती है वो 7 बैंड का होता है। तो कई बार ना मेरे से बच्चे पूछते हैं जी ये कहाँ लिखा है 7 बैंड है, हम 6 के साथ भी तो फाइल उठा सकते हैं, 6.5 के साथ, वाई ओनली 7? माय डियर, 7 इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग कोर्सेस होते हैं। ये पब्लिक डीलिंग कोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हो तो आपका जो पेशेंट है वो गोरा भी होगा, वो एक सामने जो है वो इंग्लिश नेटिव भी होगा, तो आपको उसको इंग्लिश में बात करनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा हर एक एजेंट प्रेफर करता है कि बच्चे की 7 हो। एक्चुअली में बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता। एक कुछ दिन पहले मेरे पास एक नर्सिंग की प्रोफाइल थी, तो मुझे एक्चुअली में जब उन्होंने मुझे को लास्ट में फीडबैक दिया तो मेरे को बड़ा हंसी आप कह सकते हो, गुस्सा तो क्या ही आना था, हंसी आई। रीज़न हंसी के पीछे क्या था वो ये था माय डियर कि 2 दोस्त थे वो आपस में लड़ी गए। वो पहला कहता कि नहीं तेरा रिफ्यूजल इसलिए था, दूसरा कहता रिफ्यूजल इसलिए था। रिफ्यूजल का एक सिंपल सा रीज़न था, नर्सिंग का कोर्स करने जा रहे हैं लेकिन 6 बैंड उनके टोटल आइल्स में है सर। नर्सिंग के कोर्स 6 बैंड, आई थिंक एक में 5.5 भी थे, तो रिफ्यूजल तो सर आपका रहेगा। कहते सर बाकी बच्चे जो हैं उनका तो वीज़ा आ गया जी, हमारा नहीं आया। देखो हर एक बच्चे की प्रोफाइल अलग होती है, मेरी प्रोफाइल अलग है सर, आप जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देखें हर एक की प्रोफाइल अलग होती है। मैं एक प्रोफाइल पर अगर वीज़ा उठा रहा हूँ तो गारंटी नहीं दे सकता कि दूसरे की प्रोफाइल पर वीज़ा आएगा, क्योंकि हर एक बच्चे की यूनिक प्रोफाइल पर हमें यूनिक एसओपी बना के काम करना होता है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि सबसे बड़ा रीजन इसमें आइल्स का है, आप आइल्स रिपीट करवा लो, 7 बैंड ले लो तो आपका स्कोर आएगा। कहते नहीं जी 7 बैंड तो पीआर के लिए होते हैं। वो कहते हैं सर आप तो वैसे भी आइल्स टीचर हो, आपको वीज़ा का कहाँ पता होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे शायद वीज़ा का नहीं पता, आपको शायद वीज़ा का ज़्यादा पता है। कहते नहीं हम वहीं से फाइल लगाएंगे जहाँ से हमारी रिफ्यूजल आई है। मतलब एक बार गलती करने के बाद बंदा दोबारा वही गलती कर रहा है। 5.5 के साथ आप एक नर्सिंग में अगर आप फाइल लगा रहे हो सर, रिफ्यूजल के चांसेस हमेशा है। 5.5 तो सर नॉर्मल वीज़ा के ऊपर भी रिफ्यूजल चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5.5 वाले आपने बहुत बार देखा होगा बच्चों की वीज़ास आते हैं। क्या रीज़न होता है सर? बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे बाहर आप कह सकते हो सर स्किल्ड कोर्सेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 5.5 होती है। फॉर एग्जांपल कुकिंग की आप बात कर सकते हो सर, कुकिंग का जो रिक्वायरमेंट है सर वो 5.5 है आज के टाइम पे। अगर आप कुकिंग के कोर्स में लगाते हो रिक्वायरमेंट 5.5 है, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक कुकिंग की लाइन में इस प्रोफाइल के साथ आप वीज़ा लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कुकिंग के लिए वहाँ पे ऑप्ट कर रहे हो तो हमें प्रीवियस स्टडीज़ भी आपकी चेक करनी पड़ेगी क्या है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है प्रीवियस स्टडी और प्रपोज स्टडी के बीच में लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन कई बार एक कॉलम लिखा आता है वो होता है मिसिंग मार्कशीट। कई बार आप देख रहे हैं कॉलम आता है मिसिंग मार्कशीट का मतलब क्या होता है? इसमें सर कहीं ना कहीं अगर आप किसी एजेंट से फाइल लगा रहे हो तो उसकी भी गलती हो सकती है, बिकॉज एक पीडीएफ होती है, पूरी पीडीएफ को अपलोड करते करते हो सकता है सर कहीं पे उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में अगर आप फोटोज भी किसी को शेयर कर रहे हैं, कई बार वो प्रॉपर फोटोज वहाँ शेयर नहीं हो पाती, 1-2 फोटोज मिस हो जाते हैं। उसी तरीके से कई बार जब मार्कशीट अच्छे से अपलोड नहीं हो पाती, कोई भी मार्कशीट अच्छे से वहाँ पे अपलोड नहीं हुई तो वो मिसिंग मार्कशीट के अंदर आपकी चली जाती है। सो आई होप कि सर आपको जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई उनसे काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस वगैरह क्या है क्या नहीं है। कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है सर वीज़ा विद 6 ईयर ऑफ गैप। मेरे पास भी बहुत सारे वीज़ास ऐसे हैं जो अभी आ रहे हैं आगे, जिनका काफ़ी सालों का गैप है। सर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने उन सालों में करा क्या। आप 3 साल फ्री थे, आप 3 साल कर क्या रहे थे, आप हर एक चीज़ को लिखो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे 6 साल 7 साल के गैप का वीज़ा आ गया तो जी हम भी अप्लाई करेंगे, नहीं। उसने 6 साल किया क्या। हो सकता है सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है सर मैं जॉब्स की तैयारी कर रहा था, मुझे जॉब नहीं मिली, हो सकता है सर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं मिल पाया, थक हार के मैंने प्लान किया कि मैं बाहर चला जाऊं। सर इसको आप अपने एसओपी में मेंशन करो। अगर आप इन चीज़ों के एसओपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा आएगा। लास्ट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना सर, एसओपी इज लाइक अ स्टोरी। जितनी अच्छी स्टोरी होगी उतनी अच्छी फिल्म हिट होगी, जितनी बेकार स्टोरी हम लिखेंगे उतना काम खराब होता है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे रीजंस थे सर, फाइनेंशियल एबिलिटी, लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आपके पर्सनल प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, पर्पस ऑफ विजिट, इसके साथ साथ प्रीवियस स्टडीज, मिसिंग मार्कशीट, लैंग्वेज एबिलिटी, लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी जैसे कि मैंने इसके अंदर बताया। सो आई होप कि आपको इस वीज़ा मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिलेगी कि यार कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसके चलते बच्चे का रिफ्यूज़ल होता है और क्या क्या आपने ध्यान रखना है। आपने फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे रखने हैं, आपने 6 नॉट लेस देन 6 की क्राइटेरिया फुलफिल करें, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, रेलेवेंट कोर्स आप लें। रेलेवेंट कोर्स के अंदर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स वहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे हैं हमेशा उसको
प्रेफरेंस दे कोर्सेज को आगे ऑप्ट करने के लिए, एसओपी अच्छी फॉर्म करें, गारंटेड हमारा वीजा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा सर आप मेरे पास वीजा अप्लाई करें, आप जहां से भी अप्लाई करें 4 चीजें ध्यान रखें, फाइनेंशियल्स अच्छे रखने हैं, 6 नॉट लेस देन 6 की हमने क्राइटेरिया फुलफिल करना है, अगर आप नर्सिंग के लिए जा रहे हैं तो 7 बैंड का आप क्राइटेरिया मिनिमम फुलफिल करें सर। इसके साथ साथ आपने जो थर्ड थिंग ध्यान रखनी है कि आपकी एसओपी सही रहे, और फोर्थ पास्ट स्टडी, प्रीवियस स्टडी और प्रपोज स्टडी में लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, और जितने भी आपके दोस्त हैं सर जो आज के टाइम पे फाइल अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई नॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे सेफ।